हिंदी की बांग्लादेश शुरू तो করবো কিন্তু বাংলাতে আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন আমি উত্তর দেব ওটা ওরকম ওরকম বাংলাতে হবে কিন্তু আগামী শুরুয়াত যেটা বেসিক পয়েন্ট যেটা আমি বলতে চাইছিলাম ওটা আমি বলিনি হিন্দিতে या अंग्रेजीতে হিন্দিতে হিন্দিতে বলো इंग्लिश सब मिला के अंग्रेजी हिंदी देखिए साहब पहली बात तो ये है कि बड़ी खुशी की बात है बड़े दिनों के बाद आपके अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा हूँ मैं और ये थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली बात तो ये है कि 4 फेज चुनाव हो चुके हैं। अब लोकसभा के मेजॉरिटी के ऊपर वोट पड़ चुका है। ये अलग बात है कि हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन से है अभी भी कि अभी तक वो फाइनल वोट कितना पड़ा, किस फेज में, किस जगह पर, वो फिगर्स अभी तक दे रहे हैं और ये हम समझते हैं कि बहुत गलत हो रहा है। हमारे देश की जनतंत्र के लिए ही, डेमोक्रेसी के लिए ही ये बहुत बड़ा एक किस्म से एक चैलेंज और एक डेंजर है कि ये ओपन करता है रास्ता कि फाइनल फिगर्स में कुछ मैनिपुलेशन के लिए, और ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये फिगर्स ना मिलने की वजह से वो इलेक्टोरल प्रोसेस को ही एक क्वेश्चन मार्क में डाल देता है। अब ये अलग बात है, लेकिन ये 4 फेज के अंदर जो भी नजर आया और मुख्य रूप से पहले 2 फेजेस के बाद जिस तरीके की रिएक्शन मोदी साहब, अमित शाह साहब और बीजेपी के अंदर शुरू हुआ, वहां से एक बात स्पष्ट हो चुका है कि हर फेज के अंदर जितने सीट आज भाजपा और एनडी अलायंस, क्योंकि वो हमको इंडी अलायंस बुलाते हैं मोदी साहब, हम उनको अंडी अलायंस बुलाएंगे, तो जो अंडी अलायंस को जितने सीट मिले हैं उससे कम सीट मिल रहा है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और ये स्पष्ट होने के वजह से वो पूरा रुझान जो उनका कैंपेन का है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी बदलाव आई। पहले ये उनका रुझान होता था कि मोदी साहब की गारंटी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर दिए, वो कर दिए, वगैरह वगैरह। अब ये 2 फेजेस के बाद से प्लेट उन्होंने बदल दी, फिर वापस घोर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे उतरा है, शार्पनिंग ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन। वो एक ही हथियार उनके पास बचा हुआ है। The only weapon that they find that is left in their arsenal is the sharpening of communal polarization. And immediately after that, वो राजस्थान बांसवाड़ा स्पीच के साथ शुरू होता है। This communal polarization is sharpened in various ways. Only बाद में जब वाराणसी में अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं मोदी साहब, तब कहते हैं कि ये सब गलत है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं बोलता, मैं हिंदू मुस्लिम बोलता हूं तो आई कांट स्टे इन पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। बट द वेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स अगेन दैट एंटी मुस्लिम tirade continues. So being anti-Muslim and sharpening the polarization between Hindu and Muslim, that is the only weapon that is left in the armory of the BJP. And based on this, they are seeking to consolidate the communal Hindutva vote bank, which they hope will move electorally, give them advantage. So this is their entire core thrust of their campaigning. Even today, the main thrust of all their speeches is again that. Today, speaking in Rajasthan or some place, Home Minister talked about Kashmir, and he said everybody in other parts of India will rise to the defense of our claim to the POK being part of Indian territory. Fine. But then what is the meaning of raising all these issues? Anti-Pakistan, anti-Muslim, and therefore
consolidate the Hindutva communal vote bank. So given this, it is clear now that 400 पार slogan has been abandoned. अब 300 या 272 से भी कम आज जो है अंडी अलायंस को आने का जो उम्मीद, अब जो ट्रेंड्स जो नजर आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वो 250 से आगे जो है अंडी अलायंस आगे बढ़ नहीं पाएगी। दूसरी ओर से जो समर्थन इंडिया ग्रुप के ब्लॉक के पार्टियों को जो मिल रहा है पूरे देश भर में, उससे ये स्पष्ट है कि इंडिया ब्लॉक ऑलरेडी हमारे हिसाब से 300 से ज्यादा सीट पर विजय हासिल करने की पोजीशन में पहुंच चुकी है। सो एक वैकल्पिक एंड ऑल्टरनेट सेक्युलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट at the center that looks like in the making, and that is what these trends indicate so far. So the more the BJP is falling back and Modi are falling back on communal polarization is an indication of their desperation at the moment. Now this is one important aspect that we'll have to note in these elections. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आके मैं भी बहुत परेशान हो रहा था आपके तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के भाषणों को सुनते हुए कल से, और अभी एक भाषण सुन रहा था उनकी जहां पर वो कहती है कि इंडिया ब्लॉक को उन्होंने स्थापना की, माने इट वाज द क्रिएशन ऑफ मिसेस ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. Then we all know, all those who have formed this block from the beginning, from April last year, for the first meeting we had in Patna, what has been the roles of various parties. And always it was Nitish Kumar ji and Mamata Banerjee. That was the importance of how to handle them was the basic issue all along. One has left the India bloc, that is the JDU and Nitish Kumar. And for the last 3 months or so, there's been absolutely no, in the sense of cooperation with the India bloc and the Trinamool Congress. And the Trinamool Congress's refusal to cooperate with the India bloc and its various activities. That was very obvious. All of you also have been reporting during the last few months. Now suddenly you find this happening and claims that we are forming the India bloc and to say that we will provide outside support. Our outside support is till now I've maintained that it is the patented intellectual property right of the CPIM and the left parties. Whether it is the Devagowda government, whether it is the VP Singh government, or from there all the governments, the outside support concept has always been given by us. And we have been there. Outside support means we won't be part of the government, but we will support the government on the basis of a agreed agenda, which was the common minimum program. So by saying that I'll provide outside support, the Trinamool Congress is saying that it will not be part of the government. That is very clear. So if that is the case, on what basis will you form the government? What is being claimed? All these contradictory things emerge, and therefore there's some other pressure that seems to be working of them to associate with the India group, India bloc, saying that they are not separate. Now, this is the reality that they'll have to answer what they mean by all that. Again, what we are seeing now is that because of the trend of the voting by the Indian people against the BJP and the Andi alliance, you find that the BJP which has already weaponized the ED and the CBI, using the ED and the CBI to break the opposition parties. They've been doing it for some time now, but now that is also intensifying. In many cases, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को वो अपने बीजेपी में शामिल कर लेते हैं, और एक बार शामिल हो जाता है सब केस गायब हो जाता है.
कोई केस उनका बचता नहीं, सब सत्य हरिश्चंद्र बन जाते, जिनके ऊपर कई सारे केसेस जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहे थे। अब ऐसे है कि बीजेपी के आज इस चुनाव में 106 कैंडिडेट्स है who are contesting as BJP candidates for the parliament who have come from other parties, जो दूसरे पार्टी से डिफेक्ट करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं अपने आप को बचाने के लिए। 106 कैंडिडेट्स है। तो इस तरीके से जो कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट धमकी है कि आप अपना पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाओ कई जगह पर, और ये देखा हमने दक्षिण में भी कई सारे ठोस परिस्थितियां होते हैं जहां पर अपने पार्टी को छोड़कर अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सीधा सीधा उनका माइनॉरिटी से अलग हो जाते हैं, बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के साथ वो जुड़ जाते हैं। अगर माइनॉरिटीज से अलग होके बीजेपी के कम्युनल एजेंडा से जुड़ जाते हैं तो उनके लिए चुनावी इलेक्टोरल नुकसान है। तो एक तरफ से छोड़कर मत जाना बीजेपी के अंदर, ताकि ये एफर्ट करे कि माइनॉरिटीज को भी उनका सपोर्ट भी हम हासिल कर सके, लेकिन डील करना कि किस तरीके से बीजेपी को हम मदद करेंगे। ये भी प्रक्रिया हमने देखा। We've seen this in many of the South Indian states and many parties there, where in order not to lose the support of the minorities, because joining with the BJP directly means being completely communal and anti-secular, and therefore anti-minority. In order to preclude that, remain outside of the BJP, but do deals with the BJP so that you can help them. Now, what is operating where, I don't know, that they'll have to say. But the fact remains that there's also a history of the TMC. It has been associated with the NDA many times earlier. Mrs. Mamata Banerjee herself was the union minister a number of times. Even after the Godhra, the communal program happened, she rejoined the NDA and became a cabinet minister under Mr. Vajpayee. So, given all that history, etc., whatever that be the case, whatever they may be doing, but they cannot really mislead the people, because everybody knows what has been their role in bringing together the opposition parties in the country into this India bloc. So that is, they'll have to explain to the people. But the fact remains कि बंगाल के अंदर आज कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों मिलकर पहले से ऐलान करके इकट्ठा एक जॉइंटली दोनों मिलकर एकजुट के रूप में बीजेपी के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ हम जो है आज इस चुनाव में भागीदारी है, और ये रोल जो है हमारा ये और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और जहां तक हमारे रिपोर्ट से आज और कल कई सारे पब्लिक मीटिंगों में मैं भी था, जनता का रिएक्शन भी मतलब सामने नजर आ रहा था। तो इस बार इस कांग्रेस सीपीआईएम इस जोट के लिए ज्यादा जो है स्वीकृता है, एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच में। सो वी आर द वंस हु फर्मली फाइटिंग द बीजेपी एंड द तृणमूल एंड द अदर डील्स व्हाटएवर दैट मे बी हैपनिंग। सो बीजेपी ज्वाइन करोगे तो केसेस सब विड्रॉ हो जाते हैं ईडी सीबीआई के। बीजेपी बिना ज्वाइन किए बीजेपी को मदद करने की रुझान अपनाते हो तो वो केस जो है परस्यू नहीं होते हैं। ये भी एक प्रक्रिया we have seen it happening in many parts of the country with other parties. So that is something that they'll have to answer. But this is the reality. BJP and the Congress and the CPIM and the Left Front, we are together today in taking on the BJP and the Trinamool Congress in Bengal. And finally, what I want to tell you is that even the stands that are being taken by the Trinamool Congress on various issues, I really don't understand what is their position on the CAA now that they are talking. Because when the CAA was adopted,
पार्लियामेंट के अंदर जब वो पारित हुआ था, उस समय तृणमूल कांग्रेस वोट के टाइम पे गायब था। वो वोट डालने के टाइम पे वो वॉकआउट कर गए या जो भी है, मतलब वो प्रेजेंट थे नहीं। तो अब ये अपोज कर रहे हैं सीएए को, या सीएए को सपोर्ट करेंगे लेकिन एनआरसी को अपोज करेंगे। अब ये तो हो नहीं सकता। एनआरसी बनती है सीएए की वजह से, और ये क्रोनोलॉजी, ये शब्द के साथ अमित शाह जी ने तो पूरे देश को समझाया सीएए का मतलब क्या है। सीएए पारित होते ही एनपीआर और एनआरसी फॉलो करेंगे, तो एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। अब ये क्या लॉजिक है, ये भी समझ में नहीं आता तृणमूल का। साफ साफ बताइए, अब सीएए के साथ है या विरोध में? हमारी सरकार जो केरल में है ने साफ कह दिया कि सीएए को हम लागू नहीं करेंगे केरल के अंदर। अमित शाह साहब का जवाब ये था कि कोई एक स्टेट डिसाइड नहीं कर सकता, ये सेंट्रल लॉ है। सेंट्रल लॉ भी हो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो जो करवाने का काम है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, और वो रोल हम प्ले नहीं करेंगे, ये हम स्पष्ट रूप से कह दिया। और पहला जो असेंबली है पूरे देश में, केरला का असेंबली, जिसने सीएए के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया। अब वो सब हमारी रुझान स्पष्ट है उस पर। अब इनकी रुझान क्या है, किस तरीके से ये कंफ्यूजन कर रहे हैं, वही बताएं। लेकिन कुल मिला के क्लियरली आज बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ अगर कोई फोर्स खड़ा है तो वो है ये इंडिया ब्लॉक, और इनका स्वीकृता या एक्सेप्टेंस पूरे देश भर में सब जगह पर ये जो है बढ़ रहा। अब ये आखिरी 3 फेज है, और आखिरी 3 फेजों के अंदर भी जहां जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं कि ये टेंडेंसी जो शुरू हुआ फर्स्ट फेज से, जो एंटी बीजेपी और एंटी मोदी का, ये ट्रेंड जो है और जोर पकड़ रहा है। सो इसके अंदर हम समझते हैं इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर काफी कुछ परिवर्तन आएंगे। ये नॉर्मल, मतलब उस तरीके की बाइपोलर सिचुएशन नहीं होगी जो तृणमूल बीजेपी की। यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर आज कंटेस्ट है, और इस ट्रायंगुलर कंटेस्ट में हम समझते हैं कि कांग्रेस लेफ्ट कंबाइन का एक भारी मतलब एडवांसेस जो है आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। और फाइनली यही है कि इलेक्शन कमीशन को हमारी आग्रह उनसे यही है कि ये इस तरीके की जो डाउट्स जो आ रहे हैं, और ये भी बताया हम आपको, इतना डेस्परेट है आज मोदी सरकार कि वो समझती कि वो वापस नहीं आ रहे सरकार में। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसको इम्प्लीमेंट होने के बाद नॉर्मली कोई सेंट्रल अपॉइंटमेंट्स होते नहीं है। एक बार ये कोड जारी हो जाता है, once the code is actually functional, no central appointments are normally done. लेकिन after the model code of conduct was implemented, began following, the BJP government, Modi government, has appointed the Vice Chancellor of the Aligarh Muslim University, has appointed the Director of the Rajiv Gandhi National Center for Youth Development at Sri Perumbudur, where he was assassinated in Tamil Nadu, and is now holding interviews for the appointment of the Vice Chancellor of the Pondicherry or Puducherry Central University. So Central University Vice Chancellors and heads of central educational institutions being appointed is a clear indication that they are in a desperation to control higher education, to push the Hindutva agenda in higher education, and to rewrite Indian history, which is part of the Hindutva project. So they don't want any interruptions on this, so they are making such illegal appointments. And the Election Commission does not say a word about it. These are clear violations of the MCC. लेकिन ये नहीं हो रहा। सो इंडिकेशन साफ है कि मोदी साहब के लिए और केंद्र में
इंडिया अलायंस के सरकार के लिए ये भरोसा नहीं है उनको कि वो वापस आ रहे हैं। तो इसलिए उससे पहले जितने भी ये काम हो जाए अपॉइंटमेंट्स के, वो सब जल्दबाजी में है करने के लिए, ताकि they'll be able to, particularly in the field of higher education, control the higher education and their pet project of rewriting Indian history. Well, कुल मिला के ये सब, the summing up of all this is that the left secular forces alliance, that is the left Congress alliance in Bengal, will have a very improved and a very impressive showing when the results are announced for these Lok Sabha elections. So this, I mean, ये मोटामोटी আমাকে যেটা বলতে হলো আমি বললাম। হিন্দিতে ইংরেজিতে আপনি বললেন তো মিশিয়ে বলতে, তো মিশিয়ে তো বললাম। তো এখন আপনার প্রশ্ন যদি আছে তো জিজ্ঞেস করুন।